Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muzaffar Ali and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise are associated with the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in expert science college here. Today we are going to learn about the osmoregulation in animal. तो इससे पहले मैं आप लोगों को बच्चे ये बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 आज, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 तक हमने जो भी पढ़ा वो बॉटनी के लिए था। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सेकेंड ईयर में जो भी आपके मतलब बायोलॉजी 2 में जो भी आपके चैप्टर नंबर 1 से 5 तक है वो कंबाइंड है, यानी कि उसके अंदर आपके पास बॉटनी सेक्शन भी है और जोलॉजी सेक्शन भी है। और आज तक हमने जो स्टडी किया लेक्चर नंबर 4 में वो क्या होगा बेटा, बॉटनी सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटा वो जोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की प्लांट्स में कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन कितने तरीक़ों से कर रहे होते हैं, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली। अब इसी एस्पेक्ट्स को यानी कि होम्योस्टेसिस के इसी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। तो बेटा एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं, एनिमल बेसिकली 2 तरीक़ों के होते हैं। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं, नंबर 2 एक्वेटिक एनिमल। हमारा जो टॉपिक है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से, ठीक है। हमारा क्या टॉपिक है बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो उससे पहले मैं आपको बेटा ये बता दूं कि ये जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पास्ट पेपर में अगर देखा जाए तो 2015, 2013, 2011 और 2007 में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है ये, ठीक है। शॉर्ट सेक्शन के अंदर सेक्शन बी में आपके पास ये चारों ईयर में आ चुका है। तो इसको इसी हिसाब से पढ़ना है हमें। ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट सेक्शन में आता है, ठीक है। और अब हम अपना ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द सेल, ठीक है, लिविंग सेल। तो उसे क्या नाम देते हैं हम, ऑस्मोरेगुलेशन। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए और जो एक्वेटिक एनिमल है उनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं उसके बारे में हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास 4 मैकेनिज्म होते हैं, 4 तरीक़ों से वो अपने आप को ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। यानी कि देखो वो तो पहले ही लैंड पर पाए जा रहे हैं ना, तो लैंड पर तो पानी की वैसे ही कमी है। अब वो पानी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो 4 तरीक़ों से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं और उन 4 तरीक़ों को आज हमने अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ 4 तरीक़ों के नाम लिख लेता हूँ और 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इज़ वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। Number 2 is storage and excretion of solid waste. Number 3 use of metabolic water, and number 4 is storage of waste. अब ये क्या होता है, किस तरीके से कर रहे होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ये कैसे हेल्प कर रहे होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहला जो तरीका है वो है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के बाहर कुछ वाटर प्रूफ कवरिंग लेकर आ जाते हैं। उससे क्या होता है बेटा,
या आपने प्लांट्स की एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्लांट्स में आपने पढ़ी थी क्यूटिकल। क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी लेयर, वो बॉडी के ऊपर आकर उसको कवर कर देती है उस पार्ट को। वैक्सी लेयर है यानी कि पानी को तो वो दूर ही फेंकेगी, तो बॉडी के अंदर जो पानी होगा वो जैसे ही अगर स्टोमेटा से या किसी भी पार्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्यूटिकल लेयर उसको रोक देगी, क्योंकि पानी के साथ तो सॉल्यूबल है ही नहीं वो, तो पानी हमारा कंजर्व रहेगा। तो ऐसे कुछ एनिमल भी होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग लेकर आकर रख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि बॉडी का पानी अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जा पाता। तो वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब कुछ ऐसे होते हैं जो केराटिनाइज एक्सटर्नल कवरिंग रखते हैं, जैसे कि मैमल्स, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, वो केराटिन की बनी हुई एक्सटर्नल कवरिंग को रखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेटा अपनी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली एक शेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक्सोस्केलेटन, काइटन का बना हुआ। बेटा ये भी एक तरीका है उसको रेगुलेट करने का, पानी को अपने अंदर महफूज करने का, ज़्यादा पानी को बाहर ना निकालने का, ठीक है। तो बेटा इससे फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो बॉडी के अंदर महफूज रहता है, सेफ रहता है, स्टोर रहता है। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो बाहर जो कवरिंग है वो उसको बाहर नहीं निकलने देगी, क्योंकि वो पानी के साथ सॉल्यूबल है नहीं और वो उसको पास होने देगी नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वेस्ट को अपनी बॉडी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम जब उस वेस्ट को एक्सक्रीट करना होगा तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है कोई वो पेस्ट फॉर्म में होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट तो वाटर की होगी। तो ये सबसे पहले वेस्ट को स्टोर करते हैं और फिर सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करवाते हैं, यानी कि जो उनका वेस्ट है वो पेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसके अंदर भी जो है जितना भी हो सकता है वाटर की अमाउंट जिसको वो कंजर्व कर सकें, वो उन वेस्ट के अंदर से भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इससे फ़र्क क्या होता है, इससे मतलब क्या फ़ायदा होता है हमें, इससे ये फ़ायदा होता है बेटा कि वेस्ट के अंदर भी जो पानी जा रहा है, अब उसको तो बाहर जाकर वैसे ही वेस्ट होना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा कि वेस्ट के अंदर से पानी को निकाल कर अपनी बॉडी में सेव कर लेंगे और सॉलिड वेस्ट को बाहर भेज देंगे, क्योंकि जब आपको पता है पेस्ट में से पानी को अगर आप पानी की अमाउंट को कम कर दो तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। सॉलिड अमाउंट आपके पास बच जाती है। तो ये भी बेटा क्या करते हैं कि वेस्ट के अंदर से अपने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करवा लिया, तो इस तरीके से भी ये पानी को अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। अब मेटाबॉलिक वाटर क्या करते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है ये उसको यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा यानी कि रेगुलर जो रिक्वायरमेंट होती है इनकी लाइफ की उसके लिए, ठीक है। आपके पास कैमल आ जाता है, कैंगरू आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि इनको आप अगर पानी ना भी दो ना, ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते। क्यों? क्योंकि ये बेटा अपनी बॉडी का इनका मेटाबॉलिज्म रेट एक चल रहा होता है, उसके नतीजे में जो पानी बनता है मेटाबॉलिज्म होते हुए ये उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है कि मेटाबॉलिक वाटर को भी इस्तेमाल किया कर सकें। तो थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। क्योंकि वैसे ही ऐसी जगह पर रह रहे हैं, आप कैमल को देख लो, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, वहाँ वैसे ही पानी की कमी है, तो उनको तो कहीं किसी ना किसी तरीके से पानी को कंजर्व करना ही है। तो फिर वो एक ये तरीका अपनाते हैं कि मेटाबॉलिक वाटर को जो है यूज़ करें, उसको ज़ाया ना होने दें, उसको भी यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज ऑफ वेस्ट। कुछ बेटा ऑर्गेनिज्म, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, अब मैमल्स में सिर्फ इंसान नहीं आते बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना मैमल्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, प्लेसेंटल मैमल, ठीक है, और पाउच मैमल, तो एग लेइंग मैमल। तो बेटा कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं वेस्ट को, यूरिया, यूरिक एसिड को कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। उससे क्या होता है बेटा कि जैसे ही कोई भी चीज़, कोई भी वेस्ट बाहर जाने लगेगा ना, तो अब जिस जगह पर ये स्टोर करके रखेंगे वेस्ट को, वहाँ का एनवायरनमेंट हो जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है, और बाहर के मुकाबले में वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। तो इस तरीके से भी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लें, ताकि पानी की जो अमाउंट है, पानी की कमी है, इनको वो पूरी की जा सके। तो ये क्या करते हैं बेटा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अपनी रूट्स के अंदर सॉल्ट की अमाउंट बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है बेटा कि रूट्स में सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है और वाटर पोटेंशियल कम।
जब रूट्स में वाटर पोटेंशियल बढ़ गया और बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो हमेशा पानी बाहर से अपने आप डिफ्यूज़ होकर अंदर रूट्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि आपने रूट्स के अंदर क्या भर दिया था, सॉल्ट भर के रख दिए थे। तो इससे रूट्स को क्या हुआ, मतलब क्या फ़ायदा हुआ इससे? रूट्स को ये फ़ायदा हुआ कि प्लांट्स को ये फ़ायदा हुआ कि पानी जल्दी से जल्दी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को, कुछ मैमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि जो वेस्ट से बाहर जा रहा होगा ना तो उसके अंदर से भी पानी को एब्जॉर्ब कर ले, कोई और तरीके से भी ये पानी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल के। लैंड एनिमल जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल किन्हें कहते हैं? लैंड एनिमल को। लैंड एनिमल यानी कि पानी की कमी, ठीक है। तो किस तरीके से वो अपने आप को ऑस्मोरेगुलेट करते हैं, ये 4 तरीके पढ़े। कुछ एक्सटर्नल कवरिंग लेकर आ जाते हैं जिससे पानी बाहर नहीं जा पाता, कुछ पहले वेस्ट को स्टोर करेंगे फिर उसके अंदर से भी पानी को निकाल लेंगे, यानी कि वेस्ट को भी निचोड़ कर बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सॉलिड वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करवा देंगे। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो मेटाबॉलिक वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। सॉरी, मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करते हैं, वो अलग है। कैमल और कैंगरू मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो वेस्ट को स्टोर करके रखते हैं ताकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो जाए और पानी को एब्जॉर्ब कर लें और उस पानी को फिर काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये टॉपिक आपके पास पेपर 2015, 13, 11, 7 में आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह याद करें। किस तरीके से करना है बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन की हेडिंग डालें, ठीक है। 1-2 लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर ले कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन जो आपने वहाँ बॉटनी में याद की ना, वो ये ज़ूलॉजी में आप लिख सकते हैं। फिर आप उसके बाद उसकी चारों हेडिंग 1 बाय 1 साइड हेडिंग डालेंगे, पॉइंटर से डाल लो या मार्कर से डाल दो सिंपल हेडिंग, और उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दो कि वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग क्या होती है, कोई केराटिनाइज्ड होता है, कोई एक्सोस्केलेटन होता है, कौन से एनिमल होते हैं, इंसेक्ट हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं। फिर इसकी हेडिंग डाल के इसको डिस्क्राइब करो, ये क्या होता है, इसको फिर डिस्क्राइब करो, नेक्स्ट वन। इस तरीके से ये क्वेश्चन फाइनलाइज कर दो। हर वीडियो में मैं बता रहा होता हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपका जो सिंध बोर्ड है बेटा, जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूँ ये अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड पढ़ा रहा होता हूँ। तो ये आपके जो पास पेपर है ये सिंध बोर्ड की बात हो रही है। अच्छा, दोनों चीज़ें मायने रखती है, क्वालिटी भी मायने रखती है, क्वांटिटी भी मायने रखती है। अगर दोनों चीज़ों को देखते हुए आप अपने पेपर को सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। क्वालिटी भी चाहिए यहाँ सिंध बोर्ड को और क्वांटिटी भी चाहिए, तो अच्छे से लिखो, बना कर लिखो। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो बेशक सवाल करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।